हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट और ब्लड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो आपका हृदय है स्थित होता है, यानी हार्ट की स्थिति को पूछ रहा है आपके शरीर में। तो यहाँ पे दिया है एक शब्द कैविटीज़। कैविटीज़ का मतलब यही होता है कि हमारे शरीर में खाली स्थान कहाँ कहाँ पर है। कैविटी का मतलब होता है कि खाली स्थान। अब हम पूरे शरीर की बात करें तो इसमें आपके कुछ खाली स्थान पीछे की तरफ होंगे और कुछ खाली स्थान आगे की तरफ होंगे। तो जो पीछे की तरफ जो बैक साइड में कैविटी होती है, इसमें शामिल होता है आपका कैनियल कैविटी और वर्टेब्रल कैविटी, यानी कि कपाल गुहा और रीढ़ का गुहा। जो कपाल गुहा होता है उसमें आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन आता है, और जो वेंट्रिबल कैविटी होता है उसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी आती है। अब हम शरीर के आगे के भाग के जो आगे का भाग है जो कैविटी का है उसको देखते हैं। इसमें आपके 3 पॉइंट है। एक आपका थोरैक्सिक कैविटी है, दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी और तीसरा है फेल्विक कैविटी। तो जो थोरैक्सिक कैविटी है इसमें आपका हार्ट और लंग्स आते हैं, और जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें आपका पेट, स्टमक, लीवर, यकृत, इंटेस्टाइन यानी आते आती हैं, और जो फेल्विक कैविटी है उसमें आपके यूनिटरी ब्लैडर और रिप्रोडक्शन आर्गन आते हैं, यानी मूत्राशय और प्रजनन अंग आते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोरैक्सिक कैविटी। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जो आगे वाला भाग होता है शरीर का उसमें जो कैविटी खाली स्थान होता है वह आपके थोरैक्सिक कैविटी में हृदय और फेफड़े आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि हृदय की स्थिति बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वक्ष गुहा। यहाँ पे आपका गुहा होगा, गल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय में पेसमेकर है। जो हृदय का पेसमेकर होता है, अब पेसमेकर होता क्या है? यह यस्से नोड होता है जो हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर होता है। यह हृदय का जो हार्ट बीट होता है यहीं से शुरू होता है, और यह स्वतः क्या करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है, जिससे यह फिर यस्से नोड फिर कहाँ जाता है? एबी नोड के पास, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकंजे फाइबर्स के पास तक पहुंच जाता है। अगर हम फिगर में देखें तो यस्से नोड यहाँ पे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो यह इसके बाद एबी नोड के पास आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये फैलता हुआ पूरे हार्ट के पास में यहाँ तक पुरकुंजे फाइबर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा एस से नोड। यानी इसको याद करने का ट्रिक ये है कि सेव हिस फाइबर्स। अगर इसको आप याद करने की कोशिश करें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या होती है स्टेप बाय स्टेप, तो पहले सेप है यानी कि यस से नोड के पास, उसके बाद जाता है ए बी के पास, फिर उसके बाद आप एस से हिस फाइबर्स। इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पोषक तत्व हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। हृदय को विभाजित करने वाली दीवारों को क्या कहा जाता है? तो जो आपका हार्ट होता है यह आपका 4 चेंबर का बना होता है, यानी तो ये चेंबर अलग अलग पार्ट से यानी डिवाइड होते हैं। तो इसको डिवाइड करने वाला जो मांसपेशी होता है उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। यानी कि इधर आपका राइट साइड होता है, इधर आपका राइट साइड होता है, इधर आपका लेफ्ट साइड होता है, और फिर ऊपर नीचे होता है। यानी कि आपका राइट एट्रियम हो गया, और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यह इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का काम जो होता है वह सेप्टम का होता है। सेप्टम एक्चुअल में करता क्यों ऐसा है? वह आपके प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिले ना, इसीलिए यह सेप्टम का मेन वर्क होता है, काम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन निम्नलिखित
के कारण होने वाली उत्पन्न ध्वनि है। तो जो हृदय का धड़कन होता है वह उसके वाल्व जो लगे होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जो लगे होते हैं, उनके वाल्व के बंद होने की वजह से हृदय इनकी हार्ट बीट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके राइट साइड में यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है ये कि राइट को हम लोग लिख सकते हैं आर से, RIGST होता है। तो इसका जो आर होता है इसको ऐसे बना दीजिए, ये आपको 3 की तरह दिख रहा है, इसलिए राइट साइड में आपका ट्राई 3 यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड वाल्व पाया जाएगा। एक इसको मान लीजिए यहाँ से कट करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और सॉरी, इसमें होता क्या है कि जो आपके वाल्व होते हैं इनका वर्क क्या होता है, वर्क ये होता है कि यह आपके ब्लड को सही दिशा में भेज सके, यानी कि जब आपका ब्लड इसी फॉर्मेट में जाता है तो अगर वाल्व नहीं होता तो वो वापस भी लौट सकता था। इसका मुख्य काम यही है कि ब्लड को सही दिशा में भेजना। अगला क्वेश्चन है, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा वाल्व होता है? अगर दाएं की बात करें तो राइट हो जाता है, राइट राइट हमने आपको पहले ही बता दिया कि राइट से जो आर है इसको आप 3 बना सकते हैं, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो बाएं यानी लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट यानी 1 और 2 यल, इसे कट करेंगे तो 1 और 2, इससे आप यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में आपका बाइकस्पिड वाल्व दिया ही नहीं है, तो बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम होता है जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिट्रॉल। यह आपका बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय के संकुचन चरण में होता है, यानी जब हृदय आपका सिकुड़ता है तो वो आपका उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। जब हृदय सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो आपका सिस्टोल होता है। रक्त प्लाज्मा में अधिकतर क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जल होता है, खनिज होता है। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें अधिकतर आपके जल होता है, 90%। प्लाज्मा में 90% आपके वाटर होते हैं और बाकी प्रोटीन होता है। रक्त का थक्का मुख्यतः किसके कारण बनता है? तो यह फाइब्रिन के कारण बनता है, क्योंकि शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में फाइब्रिनोजन होता है, वही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ये सॉरी, रक्त में सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहा है, तो रक्त में सबसे बड़ी कोशिका आपकी मोनोसाइट्स है, जो एक WBC का पार्ट है। यानी WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं वह सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है रक्त की। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एबीओ प्रणाली में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो जो एबीओ प्रणाली होती है, यह इसको देने की मतलब इसकी खोज जो वैज्ञानिक किए थे उनका नाम कार्ल लैंड स्टीनर है, और खोज कब हुई थी? 1901 में हुई थी। इस प्रणाली के तहत यानी इस सिस्टम के तहत उन्होंने बताया था कि अलग अलग लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वह अलग अलग होता है। इसके अकॉर्डिंग ब्लड को उन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप AB, और ब्लड ग्रुप O। यह 4 ब्लड के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो इसमें ब्लड ग्रुप में होता क्या है कि जिस ग्रुप का ब्लड होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती है। तो जो एंटीजन पाया जाता है वह RBC के सरफेस पे पाया जाता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पे पाया जाता है एंटीजन, और जो एंटीबॉडीज होती है वह प्लाज्मा में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा है एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी के सतह पे यानी कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है। और साथ ही यह बात, जो जिस ब्लड का जो ग्रुप होता है सेम ग्रुप का उस पे एंटीजन पाया जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए होगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज होता है इसका अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज बी पाया जाएगा।
ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज ए है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। अब ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों पाई जाती है। तो इससे आप याद रखिएगा, क्योंकि जो जिस जिस नाम का ब्लड ग्रुप होगा उसी नाम के एंटीजन पाए जाएंगे और उसके अपोजिट में एंटीबॉडीज पाई जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपके एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समूह ए का व्यक्ति और समूह बी से रक्त ले ले यानी ब्लड ले ले तो क्या होगा। तो यह एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्लूटिनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जब सेम ग्रुप का आदमी अगर सेम ब्लड को लेता है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ग्रुप चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए एक किसी का बॉडी में ए ग्रुप का ब्लड है, वह बी ग्रुप के ब्लड को अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूज करवा ले, चढ़वा ले, तो इससे होता क्या है कि जो आदमी होगा वो क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी, वो आदमी मर सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें आपके एंटीजन ए पाए जाएंगे और एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी। जो एंटीबॉडीज है, एंटीजन तो आपका सेम है लेकिन एंटीबॉडीज आपकी अलग अलग होती है, यानी एंटीबॉडीज आपकी बी हो जाएगी। जब आप इसमें ब्लड ग्रुप बी चढ़वाएंगे तो होता क्या है कि जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें एंटीजन ए हो जाएगा। तो जब एंटीजन ए और एंटीजन बी ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, होता क्या है उसमें कि ग्लूटिनेशन प्रोसेस होता है। एक या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में मिलकर जो आरबीसी की कण होते हैं, जो आरबीसी की सेल्स होती हैं, वो आपस में चिपक जाती हैं और गुच्छे बना लेती हैं। उदाहरण की बात की जाए तो इसमें अगर मान लीजिए कि समूह ए का खून अगर एंटीबॉडीज बी होती है, जो समूह ए का होगा उसमें एंटीबॉडीज बी होगी। अगर इसमें बी समूह का खून डाला जाए तो वो उसमें एंटीबॉडीज बी होगी और एंटीजन ए हमला कर देगा किस पे, एंटीजन बी पर। यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकती, यानी कि इसमें प्लस और माइनस का मामला हो जाएगा। अगर मान लीजिए एंटीबॉडीज जो ए है उसमें जो एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी, इसको अगर हम मान लीजिए माइनस है, अगर जो ब्लड ग्रुप बी चढ़ा रहे हैं इसमें, अगर उसका जो एंटीजन अगर इसको प्लस मान ले तो प्लस माइनस का मामला हो जाएगा और होता क्या है कि ग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाएगा, यानी आरबीसी चिपक जाएंगी, उसमें आपके आरबीसी फट जाएंगी, जिसे हम लोग हीमोलिसिस कहते हैं। यानी कि जो आपका ग्लूटिनेशन प्रोसेस होता है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वह हीमोलिसिस होती है। हीमोलिसिस में होता क्या है कि जब लाल रक्त कोशिकाएं जब आरबीसी फट जाती हैं तो उनके अंदर का जो हीमोग्लोबिन होता है वह आपके रक्त में मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हीमोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हीमोलिसिस आपका दिया गया है, तो इसमें आपका ग्लूटिनेशन और हीमोलिसिस दोनों दिया गया है। यानी कि अगर अलग अलग ग्रुप के ब्लड आप उसको चढ़ाएंगे तो पहले ग्लूटिनेशन होगा, फिर उसके बाद हीमोलिसिस प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सेम ग्रुप के जो भी व्यक्ति होगा उसमें सेम ग्रुप के ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज कराएंगे। अगर उसमें अलग ग्रुप के ब्लड को चढ़ाएंगे तो वहां पे आपका ग्लूटिनेशन प्रोसेस हो सकता है, यानी कि आरबीसी चिपक जाएंगी और उससे आदमी की मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है एबीओ प्रणाली में, ये तो आपका हो गया है। यहाँ पे किस समूह में के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं होती है। आप टेबल के अकॉर्डिंग देख लें, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो ये पूछ रहा है किस समूह में नहीं होती हैं। तो ये आपका नन यानी ए बी वाले समूह में नहीं होती हैं। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी। अगला क्वेश्चन है ए बी रक्त वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है। तो जो ए बी रक्त वाला व्यक्ति होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी एक सभी ब्लड ग्रुप का रक्त यानी ब्लड ले सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और ओ, ये चारों ग्रुप के ब्लड को ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, सब में एंटीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह
में प्लाज्मा एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो ये आपका एंटीबॉडीज प्लाज्मा ये है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं? तो आपके जो एंटीबॉडीज ए और बी आपके ओ पर होती हैं। यहाँ पे आपका दिया है कि एंटीबॉडीज आपका ओ के समूह में जो टेबल बनाया गया है, जो ओ का ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज ए और बी पाई जाती हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त का कौन सा घटक परासरण दाब बनाए रखता है? परासरण दाब का मतलब है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे बी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे रक्त यानी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। यह शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एल्बुमिन का कार्य क्या है? यह लीवर में बनता है और रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, यानी प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यह वाटर यानी पानी और कई पदार्थों को शरीर में संतुलित रखता है। और एल्बुमिन के कार्य की बात करें तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। यह रक्त और पानी शरीर में कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया को कौन बढ़ाता है? तो जो एलर्जी प्रतिक्रिया को बढ़ाता है वह आपका इओसिनोफिल्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो एलर्जी की बात आती है तो अगर बॉडी में, तो जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है WBC होता है, या एलर्जी या किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल फंक्शन या कोई भी प्रकार के जो इम्यून सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, इस पे इन्फेक्शन अगर होता है तो वह बचाने के लिए WBC आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आती हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक आपके कणिका युक्त होते हैं यानी ग्रेनुलोसाइट्स होता है, ये आपके एक दूसरा होता है अकणिका युक्त अग्रेनुलोसाइट्स होता है। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होता है उसमें लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है। यह सभी WBC के पार्ट होते हैं यानी भाग होते हैं। तो जो अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया तो सबसे पहले रोकने के लिए उसे न्यूट्रोफिल्स आएगा। अगर यह जब फेल हो जाएगा तो फिर उसको रोकने के लिए मोनोसाइट्स आता है। अब इसके हम लोग मात्रा को जान लेते हैं। जो WBC के पार्ट होते हैं अलग अलग, यानी उसके जो WBC के सेल्स जो अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है यह ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो बेसोफिल्स है यह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और जो मोनोसाइट्स होता है यह रक्त का सबसे बड़ा कोशिका होता है, सबसे बड़ी सेल होती है। और जो लिम्फोसाइट्स होता है यह सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार WBC के जो भी पार्ट है उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि कौन ज़्यादा मिलता है, कौन कम मिलता है, कौन साइज में बड़ा होता है, कौन साइज में छोटा होता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।